अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ स्टोरी बेनाम रिश्ता का सेकंड एंड लास्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी का दूसरा पार्ट। और साथ ही साथ उमर ये सोचता रहा, आज अम्मी इस दुनिया में होती तो सदके वारी जाकर मुझे खाना खिलाती। बस ये ज़िंदगी की तल्ख हकीकतें थीं जिसके साथ सबकी ज़िंदगी गुजर रही थी। कुछ साल और गुजरे तो हाजरा ने एमए इस्लामियात का इम्तहान पास कर लिया और उसके बाद आयशा ने एमए इंग्लिश का इम्तहान पास कर लिया। अब दिन रात शेख साहब को इनकी शादी की फ़िक्र सताती रहती और कौसर को तो उनसे भी ज़्यादा इस बात की फ़िक्र थी कि कब सब लड़कियां अपने घरों की हो जाएं ताकि शेख साहब की तमाम तर तवज्जो और मोहब्बत का मरकज़ वही रह जाए। लेकिन साथ ही साथ कौसर की ये कोशिश भी थी कि शेख साहब बेटियों को बग़ैर जहेज़ के ब्याह दें। लेकिन शेख साहब एक फराख दिल इंसान थे। कौसर की सुन लिया करते लेकिन अपनी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी ना करते। कौसर को कभी अपनी बहुत तज़लील लगा करती कि शेख साहब उसकी बात नहीं मानते। तालीम के तमाम मराहिल में भी तो ऐसा ही हुआ था। बहनों में आयशा सबसे खूबसूरत थी तो कौसर अक्सर ही शेख साहब को बदज़न करने में कोई कसर ना छोड़ती कि आयशा को कॉलेज मत भेजो, खूबसूरत है, कहीं किसी लड़के से चक्कर ना चला ले। शेख साहब ने उस वक्त भी उससे भरी निगाह से कौसर को देखा था। उससे कहा तो कुछ नहीं था लेकिन उन्हें मोहब्बत उससे भी थी, इसी वजह से चुप कर जाते। लेकिन एक दिन बैठकर उन्होंने एक माँ की तरह तीनों बेटियों को दुनिया की ऊंच नीच समझा दी और उन तीनों ने हमेशा इस बात का भरम रखा और आखिरकार तीनों ने बहुत मेहनत और लगन से अपनी तालीम हासिल कर ली। इन दिनों कौसर के मामूज़ाद का रिश्ता हाजरा के लिए आ गया। कौसर इस रिश्ते से खुश थी कि अगर शेख साहब बेटी को कुछ देंगे भी तो अपने ही घर में जाएगा ना। सो आखिर उसकी शादी का दिन आ गया और बहनों ने अपनी माँ जैसी बहन हाजरा को उस घर से बहते आंसुओं के साथ रुखसत किया। बड़ी बहन थी, वो अभी शादी करना भी ना चाहती थी लेकिन उसे मालूम था कौन उसकी बात मानेगा। शादी से पहले उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए दरख्वास्त दे रखी थी, जो खुशकिस्मती से शादी के 3 माह बाद ही उसे जॉब की ऑफ़र आ गई और वो मकामी कॉलेज में लेक्चरार के तौर पर भर्ती हो गई। कौसर आए रोज़ कोशिश करती कि मामूज़ाद जवाद हाजरा पर सख्ती करे और उसे मेके कम आने जाने दे, लेकिन जवाद हाजरा को बहुत चाहने लगा था और ख़ुद तो उसने जॉब छोड़ दी थी। अब सारा घर हाजरा के आसरे पर चल रहा था, इसलिए वो भी हाजरा के आगे पीछे मंडलाता रहता। लेकिन घर चलाने के लिए हाजरा की तनख्वाह काफ़ी ना थी। शेख साहब सब समझते थे, दामाद को तो समझाने का फ़ायदा ना था। सो खुद गाहे बगाहे माकूल रकम कौसर से छुप कर हाजरा को दिया करते। अब हाजरा बड़ी बहन होने की हैसियत से आयशा और मरियम की फ़िक्र करने लगी। आखिरकार 4 साल बाद आयशा के लिए एक बैंक मैनेजर का रिश्ता आ गया और महीने भर के अंदर उसकी शादी भी हो गई। हर आने वाले दिन के साथ उसके ससुराल के नए रंग सामने आने लगे। अभी तो कौसर को ठीक तरह से खुश होने का वक्त भी ना मिला कि वो रूठ कर मेके आ गई। कौसर के तो तेवर ही बदल गए। बात बात से आयशा को ताने देने लगी कि मुझे तो पहले ही मालूम था ये घर नहीं बसाएगी। उसकी ये बात आयशा को दुख देती लेकिन वो अब्बा जान के सामने कोई बात ना करती। एक तो ससुराल की तरफ से परेशानी थी, दूसरी तरफ वो मेके आकर भी बखेड़ों की जद में ना आना चाहती थी। सो आंसू बहाकर चुप हो जाती। साल बाद उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों को कुछ शर्म आई और वो उसे मनाकर घर ले गए। अब मरियम भी तालीम मुकम्मल करने के बाद स्कूल में जॉब कर रही थी। उसे भी खुशकिस्मती से गवर्नमेंट की जॉब मिल गई थी। वैसे तो अब मरियम की उम्र भी अब अपने घर के होने की थी, लेकिन कौसर ने कई अच्छे रिश्तों को शेख साहब के सामने रद्द कर दिया कि मरियम चली गई तो घर कौन संभालेगा। उमर भी एफएससी का इम्तहान पास कर चुका था और मिजाज का अक्खड़ था। जब से बिन माँ के रह गया, बहनों के लाड के बावजूद चिड़चिड़ा हो गया था। कभी कभार मरियम के साथ बदतमीज़ी भी कर जाता।
हाजरा अक्सर आकर समझाती, लेकिन कौसर उमर को शह देती। अरे भाई है चाहे छोटा है, लेकिन तुम सबको इसकी बात सुननी और माननी होगी। यही वजह थी कि उसमें से अदब का रुझान कम हो रहा था, जिसकी वजह से आयशा, हाजरा, मरियम सब परेशान रहती। आने वाले कुछ सालों में 3 बच्चों की मां बनने के बाद आयशा ने जब ससुराल के रवैये पर अपनी हिम्मत हार दी तो आखिर तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया। शेख साहब ऐसा चाहते नहीं थे, लेकिन वो आयशा की तकलीफ़ से बखूबी आगाह थे, सो उन्होंने खुला का मुकदमा दायर कर दिया और आखिरकार उस तकलीफ़देह ज़िंदगी से आयशा को निजात मिल गई। अभी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा और बच्चों की परवरिश इसके सामने थी, जिसमें शेख साहब कदम बा कदम उसके साथ थे, लेकिन कौसर उसके दोबारा आ जाने से खुश न थी। मरियम और उमर ने तो कभी न कभी अपनी अलग ज़िंदगियों में सेट हो जाना था, लेकिन आयशा और उसके बच्चों का तो वही ठिकाना था। कई बार नागवार बातें कर जाया करती। 1-2 बार शेख साहब ने सख्त लहजे और सख्त अल्फाज में तंबीह की तो वो खामोश हो गई, लेकिन सिर्फ शेख साहब के सामने। आज भी वो आयशा के रिश्ते के सिलसिले में एक औरत से मिलने आई थी और तकरीबन उसकी मिन्नत कर रही थी कि कोई भी हो, कैसा भी हो, बस आयशा का रिश्ता कहीं हो जाए। कुछ रोज़ बाद खाला कुबरा जो रिश्ते करवाया करती थीं उनके दरवाजे पर थीं। इस बार वो एक शादीशुदा आदमी जिसकी बीवी की वफ़ात हो चुकी थी और 2 बेटे भी थे, उसके अलावा माँ बाप के साथ 2 बहनें भी दरवाजे पर थीं, जिनमें से एक तलाक याफ्ता थी और एक ने शादी न करने का इरादा कर रखा था। जब रात में कौसर ने इस रिश्ते का जिक्र किया तो शेख साहब ये सुनकर पहले तो सीख पा हो गए, लेकिन जब कौसर ने बताया कि वो आदमी आयशा के साथ बच्चों को भी अपनाएगा तो वो कुछ वक्त सोचने का मांगने लगे। इस बार जब उन्होंने आयशा से बात की तो आयशा इस बात पर बिफर गई। उसने साफ अल्फाज में दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया। वो अपने बच्चों को एक सौतेले बाप के साए में नहीं पालना चाहती थी। कौसर और हाजरा शेख साहब के कहने पर वो रिश्ता देखने के लिए चले गए, जहाँ जाकर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि आबिद नामी शख्स शहर में रहता था और उसके दोनों बच्चों को गांव में देखभाल के लिए अपनी फुप्पो और दादी के पास छोड़ रखा था और उसने वाज़े अल्फाज में बता दिया कि उन बच्चों की परवरिश उनकी दादी और फुप्पो ही करेंगी। अब सबके बाहम मशवरे से ये तय पाया कि मरियम का रिश्ता यहाँ कर दिया जाए। मरियम कुछ परेशान भी थी, लेकिन हाजरा की तरफ से तसल्ली मिलने पर मान गई। अब शेख साहब की दोनों बेटियां अपने अपने घर में खुश थीं और उमर भी शादी के बाद अपनी बीवी बच्चों के साथ रावलपिंडी शहर में रहता था। शेख साहब और कौसर भी बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके थे। चूँकि कौसर का किसी के साथ भी दिल का रिश्ता ना बन सका था, इसलिए सब ही कम आया करते। आयशा घर के निचले हिस्से में अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी के दिन गुजार रही थी। एक रोज़ अचानक शेख साहब का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। ये वो वक्त था जब बाकी सब के साथ साथ कौसर भी अकेली रह गई। चंद दिनों बाद सब अपने घरों को चले गए। इस वक्त कौसर औलाद ना होने का दुख शिद्दत से महसूस करने लगी। अब उसने शेख साहब की औलाद में मोहब्बत को ढूंढना शुरू कर दिया। कभी नीचे आयशा के बच्चों से दिल बहलाती तो कभी उमर को कॉल करके मिलने आने को कहती। शेख साहब की वफ़ात के बाद जल्द ही वरासत का बंटवारा हो गया और आयशा भी वहाँ से अलग घर में चली गई। अब अकेला घर और कौसर दोनों साथी थे। शेख साहब की औलाद ने भी कौसर के इस बेनाम रिश्ते को अपनाना शुरू कर दिया। उन सब के अपने बच्चे बड़े हो चुके थे। वो सब कौसर को नानो बुलाया करते। जब कभी शेख साहब के बेटे और बेटियों को माँ बाप के घर की याद आती तो वो कौसर को मिलने चले आते। घर के 2 हिस्से कौसर ने किराए पर दे रखे थे जो विरासत में उसे मिले थे। अब उम्र ढलने के साथ उसके घुटनों के दर्द की तकलीफ भी बढ़ गई थी। कभी कभार किराएदारों की तरफ चली जाती तो कभी मरियम उसे लेने आ जाती। मरियम शादी के बाद से ही शहर वाले घर में रहती थी। उसकी एक ही बेटी थी जो अब जवान थी। उसके खामंद के दोनों बेटे भी ब्याहे जा चुके थे। मरियम का खामंद हफ्ते के कुछ दिन उनके साथ होता तो कुछ रोज़ गांव अपने बच्चों और बहनों के पास चला जाता। माँ बाप तो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। अक्सर ही कौसर मरियम और उसकी बेटी के साथ ही रहती थी।
باقی سب اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں کوثر محبتوں کی تلاش میں رہتی۔ کوثر کی والدہ بھی اب انتقال کر چکی تھیں۔ ایک بھائی تھے جو اب اپنے پوتے پوتیوں میں ایسے مگن تھے کہ کم ہی بہن کو یاد کیا کرتے۔ آج بھی مریم کو جب پتہ چلا کوثر کی طبیعت خراب ہے تو وہ فوراً سے اسے لینے چلی گئی۔ کوثر نے بھی غنیمت جانی اور طبیعت کی خرابی کے باعث اس کے ساتھ چل دی۔ آج رات ان دونوں نے گزرے وقت کو بیٹھ کر بہت یاد کیا۔ کوثر کی آنکھوں میں بھی آنسو رواں تھے اور مریم کے بھی۔ مریم نے رات میں کوثر کے لیے سوپ بنایا، پھر اس کے قریب ہیٹر رکھا تاکہ وہ سردی سے بچی رہے۔ رات میں کوثر کو بے چینی سی رہی تو صبح میں مریم نے حاجرہ آپی کو بلایا اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے بعد کچھ ٹیسٹ لکھ دیے جن کی رپورٹ 2 دن بعد ملنا تھی۔ ان کا خیال تھا کہ کوثر کے جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ 2 دن میں اس کی طبیعت مزید خراب ہو گئی اور عمر بھی آ گیا اور اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا، جہاں تقریباً 1 ہفتہ سب رات دن اس کی خدمت میں لگے رہے۔ کبھی مریم ان کے پاس ہوتی تو کبھی عائشہ، کبھی حاجرہ ان کے پاس ہوتی تو کبھی عمر۔ لیکن افسوس، بیمار ہونے سے پہلے ایک روز کوثر کا بڑے بھائی جان سے بات کرنے کا بہت جی چاہ رہا تھا، لیکن افسوس بات نہ ہو سکی تھی۔ لیکن اب تو کوثر کومے میں جا چکی تھی۔ اب بھائی جان آ بھی گئے لیکن وہ دیکھ اور سن نہ سکتی تھی۔ آج بھی حاجرہ نے گھر میں ان کی صحت کے لیے ختم رکھا ہوا تھا۔ سب ان کی صحت یابی کی دعا کر رہے تھے۔ ماں اور باپ دونوں کے جانے کے بعد اس بے نام رشتے کو ہی سب نے اپنا رکھا تھا۔ لیکن اگلے روز صبح کی اذان کے ساتھ عائشہ اٹھی کیونکہ آج رات مریم ہاسپٹل میں تھی تو عمر بھائی کی کال آ گئی جس نے اطلاع دی کہ کوثر اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ عائشہ کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ ماں نہ صحیح لیکن امی جان ہی کہا کرتی تھی وہ ان کو۔ اب کوثر کی زندگی کی کہانی ختم ہو گئی تھی اور آج اسے رخصت کر کے ان بے نام رشتوں کی آنکھیں اشک بار